Hello dear, welcome to Castle Campus. Today we are going to start our next lecture in the NCERT Science of class 10th, in which we will be going to study chapter number 3, metals and non-metals, part 2. Part 1 we have already discussed in the previous lecture, in which we have discussed about metals and non-metals, their properties and their reaction with different conditions, with different materials, with oxides, with salts, with acids, with water. और जो ये पार्ट है इसमें हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या, उसकी डेफिनेशन देखी थी, और भी चैप्टर नंबर 1 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो। ये जो वीडियो है इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल नॉन मेटल, इसकी पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आधा चैप्टर हम कर चुके हैं और आधा से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब आपको पता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड तो क्या होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसी मेटल का सॉल्ट और फिर हाइड्रोजन गैस बनता है। ये एक एग्जांपल दे रखा है। और जो है एक्टिविटी सीरीज, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बोला था, वो इस पार्ट में यानी कि इस चैप्टर के इस पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। रिएक्टिविटी जैसे आपको यहाँ बता रखा है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम की ज़्यादा होती है जिंक से, जिंक की ज़्यादा होती है आयरन से। आगे आएगा एक्टिविटी सीरीज, उसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, उसी में देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से मेटल का रिएक्शन किस तरह से होता है। द रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फिगर के थ्रू एग्जाम्पल है जिसमें हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें आयरन नेल डिप किया गया है। ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर नेल इसमें डिप किया गया है। तो आपको पता है कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस वाले केस में आयरन नेल्स क्या होगा कि वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से सल्फेट को अपने साथ बॉन्डिंग के लिए मजबूर कर देगा और आयरन सल्फेट बनना स्टार्ट हो जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। जबकि इस वाले सेकेंड केस में कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड इट कांट एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आयरन नेल को बाहर निकाला गया है, तो यहाँ पे कॉपर की एक लेयर सी जम गई है इस नेल पे, और जो है कि आयरन सल्फेट बनना स्टार्ट हो चुका है इसमें। अब जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू बता रखा है, मेटल ए सॉल्ट ऑफ मेटल बी के साथ रिएक्ट करता है। अगर मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा और मेटल बी जो है सेपरेट हो जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना रहा था और कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, कॉपर जो है मेटल फॉर्म में बन जा रहा था। ये हमारे पास जो है एक्टिविटी सीरीज है, इसमें रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स को स्टडी करते हैं। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगा आपको, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर
जो ऊपर मैंने बताया उस टाइप के रिएक्शंस को समझने में आपको आसानी होगी। और कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि एक्टिविटी सीरीज बना कर दिखाएं, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो आप इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होते जाएगी, नीचे की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, जैसे एरो का निशान लगा कर लिख रखा है रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और नीचे जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो कौन सा है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर आपका आता है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड। तो मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये लेस रिएक्टिव है, आपको पहले भी आप पढ़ चुके हो। और जो है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। इसके बीच में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कैसे होता है। ए सोडियम एटम हैज एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इफ इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल then its L cell now becomes the outermost cell and that has a stable octet. The nucleus of this atom is still have 11 protons but number of electrons has become 10. There is net positive charge giving a sodium कैटायन दैट इज Na+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देने के बाद Na+ में चेंज हो जाएगा। नो अदर हैंड क्लोरीन इज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। इट रिक्वायर्स 1 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यही लिखा होगा। तो कुछ नहीं समझ में आया, मैं फिगर और एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि LMNS लिख के करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN। ये सेल्स को नेम दे रखा है हमने जनरली इस तरीके से, एक स्टैंडर्ड नेम दे रखा है। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, जैसे इसमें 2 रह सकता है, इसमें 8, इसमें 18, इसी तरीके से इसमें रहता है। तो जैसे आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी KLM में। तो इसमें 2 रहता है, 8 रहता है, 2 और 8 10 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 इसमें आएगा। मतलब ये जो ऑक्टेट है फुलफिल नहीं है। तो ये बोल रखा है कि इसके M वाले सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। बिकॉज इसको जो है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो एक लॉस कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि K में 2 और L में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है Na+, इस पे चार्ज आ जाता है। ओके, और यही समझा रखा था। और कैल्शियम का क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है। तो KLM हम लिखते हैं तो 2H बच गया कितना, 2 8 10 7, तो इसमें 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो कि सोडियम ऑलरेडी दे रहा है। तो ये लेके क्या हो जाता है 288 इस टाइप से हो जाता है। तो इस पे चार्ज कौन सा आ गया, मतलब ये कर्ज ले रहा है, ये उधार ले रहा है, तो Cl-, और ये दे रहा था इसके पास ऑलरेडी है, तो ये Na+, ये Cl-, ये एनायन, ये कैटायन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बन जाती है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सोडियम और कैल्शियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसकी ऑक्टेट फुलफिल हो गई। Na+ और Cl- मिलके NaCl बना दिया। Na+, Cl- मिलके आप
न्यूट्रलाइज हो गया, इसका प्लस इसका माइनस। ओके, तो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे बता रखा है एट्रैक्शन टू एग्जिट सोडियम क्लोराइड NaCl, यहीं ऊपर एक्सप्लेन कर रखा था। अब एक और लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखेंगे। इसका कैसे होता है? मैग्नीशियम का आपको पता है कितना होता है? 2L, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो इसका 2K में 2, L में 8, M में 2 बच गया, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तब इसकी ऑक्टेट K और L फुलफिल हो जाएगी, तो Mg+2 साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके एक एटम के साथ 2 सोडियम 2 क्लोरीन एटम को रिएक्ट करना होगा, बिकॉज एक क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको तो लॉस 2 करना है, इसको तो लूज 2 करना है, देना 2 है। तो 2 क्लोरीन एटम अगर मिल जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रैब्स करके अपनी ऑक्टेट को फुलफिल कर लेंगे। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में दे रखा है कि ये जो क्लोरीन एटम है, एक इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है मैग्नीशियम से, और दूसरा एक क्लोरीन एटम ले रहा है, तो Mg+2 और Cl-2 एटम, ठीक है। तो MgCl2 हमारे पास जो कंपाउंड बना MgCl2 बन के आ गया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम अदर एलिमेंट्स। अब बता रखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आपको पता है KLMN ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। अब नोबेल गैसेस को पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, तो 3 ही का दे रखा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जो आपको पढ़ना है। तो एटॉमिक नंबर 2 इसका 10, इसका 18, तो 2 यहीं पे हो गया 2, नियोन का 2 8 10 हो गया, और आर्गन का 2 8 8, मतलब इसकी ऑक्टेट जो है फुलफिल है। ये नोबल गैसेस इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, मतलब ये इनर्ट है, इनके पास ऑलरेडी इनकी ऑक्टेट जो है फुलफिल है, ठीक है। क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन भी होता है 3, तो वो भी नहीं पढ़ना है आपको, बस याद रखना है उनके एटॉमिक नंबर, जो कि पीरियोडिक टेबल वाले सेक्शन में आएगा। अगला जो है मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सोडियम का 11 होता है, तो इसका 2H1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2H2। एल्युमिनियम का 13 होता है, 2H3, और पोटेशियम का 19 होता है, 2H1। इसमें N वाले में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कैल्शियम का 2H2 20 होता है इसका। तो अब जो नॉन मेटल्स हैं इसका देखेंगे, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इसका 7 8 9 15 16 17 एटॉमिक नंबर है ये। कन्फिग्रेशन KLMN, तो 2 5 7 हो गया, 2 6 इसमें हो गया, 2 7 हो गया 9, और 2 8 5 15 हो गया, 2 8 6 2 8 7, ठीक है। क्लोरीन का हो गया। आप इसको याद कर सकते हो, या फिर एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको याद रहे, 2-3 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार आधे पार्ट का और दूसरे बार में फिर इस पार्ट का, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज किस टाइप से होती है? सबसे पहले फिजिकल नेचर को है तो हम देखेंगे। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, सम आर समवॉट हार्ड, मतलब सॉलिड होता है तो हार्ड होता है आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू अदर बॉन्ड्स, यानी कोवेलेंट बॉन्ड या फिर वैन डर वाल अट्रैक्शन। strong force of attraction between positive and negative ions. These compounds are generally brittle, breaks into pieces when pressure is applied. मतलब ब्रिटल होता है, एक आपको पता है ब्रिटल और डक्टाइल दो होते हैं। मतलब ब्रिटल जो होता है कि ब्रेक नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी फोर्स लगाते हैं तो पीसेस में ब्रेक होगा,
एग्जाम्पल फॉर कास्ट आयरन। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। This is because considerable amount of energy is required to break the strong ionic attraction। कोवैलेंट बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट लो होगा बिकॉज आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा लेस स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड आपको 11th और 12th क्लास में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अभी आप जान लो कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ये शेयरिंग ऑफ आयन से होता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंज उसमें नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, उसमें नहीं होता। उसमें बस अट्रैक्शन होता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर अट्रैक्शन एक तरीके का होता है। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं होता, चार्जेस का अट्रैक्शन होता है उसमें बस। अब मेल्टिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी इसकी देखेंगे तो उसकी electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvent as kerosene, petrol। अब conductivity of electricity, the conduction of electricity through the solution involves movement of charged particles। A solution of ionic compounds in water contains ion which moves the opposite electrode when the electricity is passed through the solution। Ionic compounds in solid state do not conduct electricity because of the movement of ion is not possible in solid। तो solid फॉर्म में नहीं पॉसिबल है, बट इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। कुछ आयनिक कंपाउंड दिए हुए हैं जैसे कि NaCl, LiCl, CaCl2, CO, MgCl2। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में दे रखी है 1074, LiCl की 887, इसकी 1045, CaCl2 की, CaO की 2850 और MgCl2 की 981। इसको याद नहीं करना है, बस ऐसे एक बार देख के रखना है। अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ तो रह सकता है, जैसे LiCl का 1600, CaCl2 का 1900 और NaCl थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो 1686। अब आपको दो एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें कि आप टेस्ट करोगे कंडक्टिविटी किसी भी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में हीटिंग ऑफ साल्ट सैंपल ऑन ए स्पैचुला। ये जो है आपके पास स्टैंड में बर्नर लगा रखा है, बर्नर से हीट दे रहा है स्पैचुला कंटेनिंग सैंपल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट, और इसको हीट करके देख रहे हैं तो हीट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, तो यहाँ पे दो मेटल डीप कर रखा है, मेटल रॉड नहीं ग्रेफाइट रॉड डीप कर रखा है, और यहाँ पे बीच में स्विच लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, बैटरी लगा रखा है। और ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल, ये अंडर टेस्ट, इसी को टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो ग्रेफाइट का रॉड है तो इस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है कि नहीं, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो इससे बल्ब जब ग्लो कर जाएगा तो आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो आपको पता ही है मोस्ट ऑफ मेटल या तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं या फिर सी वाटर में मिलते हैं। तो सेम उसी तरह से द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सोलुबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। द एलिमेंट और कंपाउंड विच नेचुरली in the earth crust are known as minerals. At some places minerals contains very high percentage of particular metals. That metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में कोई पर्टिकुलर मेटल्स का और अवेलेबल मिनरल अवेलेबल है तो उसको ओर्स बोलते हैं। That means all minerals are ores, but all ores are not mineral. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कैसे मेटल्स को वहाँ से निकालते हैं उनके ओर्स से। तो
Some metals are found in the earth crust in free state and some are found in the form of their compounds. वहीं तो क्रोड होता है, फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहता है, जो कंपाउंड को हम क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके बनाते हैं, मतलब उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, तो उसी को तो कोरोजन भी बोलते हैं। The metals at the bottom of activity series are less reactive. They are often found in free state, और कम रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में, जैसे गोल्ड सिल्वर जो था, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन combined state as sulfide or oxide ores. Metals at the top of the activity series, जैसे just example for potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum are so reactive that they never found in nature as free element. The metals in the middle of activity series, जैसे zinc, iron, lead etc. moderately reactive. They found in the earth crust mainly as oxides, sulfides, carbonates. You will find that ores of many metals and oxide. This is because oxygen is very reactive element and very abundant in the earth, on the earth. Thus the basis of reaction we can group the metals into following major categories: metals with low reactivity, metals with high reactivity, or metals with high reactive medium reactivity, और metals with high reactivity. सॉरी, बीच में मैं हाई पढ़ दिया था, मीडियम है, उसके बाद हाई. Different techniques are used for obtaining metals falling in each category. Enrichment of ores, अलग अलग मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Ores are mined from the earth, are usually contaminated with large amount of impurities such as soils. मतलब जो ओर्स हमें मिलता है, जो एलिमेंट्स हम निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो हाईली उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, सच एज सॉइल, सैंड एट्सेट्रा, कॉल्ड गैंगू पार्टिकल्स इसको बोलते हैं. The impurities must be removed from the ore prior to extraction of the metal. The process used for removing the gangu particle, यानी कि impurities from the ores, based on differences between physical and chemical properties of the gangu and the ore. Different separation techniques according to the metal accordingly applied. एक्टिविटी सीरीज रिलेटेड टू द मेटलर्जी, जैसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव. इलेक्ट्रोलिसिस से इसको निकालते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ये जो है मिडिल, इसकी मीडियम रिएक्टिव है. जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इसको रिडक्शन यूजिंग कार्बन का यूज करके रिडक्शन करके इसको फ्री स्टेट में लाते हैं. और जो है सिल्वर और गोल्ड फाउंड इन नेटिव स्टेट, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं ये. एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि जो लोअर है यानी कि लेस रिएक्टिव है. मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, कम रिएक्टिव होता है. द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाई हीटिंग एलोन, मतलब हीट से ही कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिनाबार, जो HgS मतलब मरकरी सल्फाइड, जो एक और है मरकरी का, when heated in air first converted to mercury sulfide और then converted to the mercury. what further dealing सिनाबार को हीट कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HgO यानी मरकरी ऑक्साइड बना दे रहा है. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जा रहा है, और HgO यानी मरकरी ऑक्साइड को फिर से हीट कर रहे हैं, तो Hg मरकरी मिल रहा है और O2 गैस बाहर हो जा रहा है. सिर्फ हीटिंग से ही हमको मरकरी मेटल मिल गया. सिमिलरली फॉर कॉपर को भी एयर में हीट किया CuS से, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड. और फिर कॉपर ऑक्साइड को और
कॉपर सल्फेट को सल्फाइड को एक ही साथ हीट किया, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर मिल गया और SO2 गैस बाहर निकल गया दोनों केस में। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, लो का देख लिया, अब मिडिल वाले का, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब न ज़्यादा होता है ना कम होता है लेकिन रिएक्टिव होता है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बन नेचर, मतलब सल्फर या फिर कार्बोनेट से कंबाइंड होके जनरली ये होता है, प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। It is easier to obtain metal from its oxide as compared to sulfides, ऑक्साइड से ज़्यादा निकालना आसान है compared to its sulfide and carbonates. Therefore, prior to reduction, metals, sulfide and carbonates first must be converted into metal oxide. metal oxide में उसको convert किया जाता है कार्बोनेट्स और सल्फाइड फॉर्म में जो होता है, फिर ऑक्साइड फॉर्म से उसको एक्सट्रैक्ट कर पाना आसान होता है। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस इज नोन एज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के हेल्प से सल्फाइड्स ओर को आप ऑक्साइड्स में चेंज कर सकते हो। द कार्बोनेट्स ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, इसमें एक्सेस एयर दिया जाता है, इसमें लिमिटेड एयर, कार्बोनेट्स में लिमिटेड एयर और सल्फाइड में एक्सेस एयर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, इसको रोस्टिंग, इसको कैल्सिनेशन। कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना कैल्सिनेशन और सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना रोस्टिंग। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स आर शोन। जिंक ओर में तो सबसे पहले ऊपर में क्या हो रहा है, रोस्टिंग, नीचे में क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन। ये रोस्टिंग के एग्जांपल, कैल्सिनेशन का सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड, इसको एक्सेस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और SO2 गैस बाहर निकल रहा है। ये क्या है, जिंक का कार्बोनेट फॉर्म है, तो ये हीट किया जा रहा है इन लिमिटेड एयर, तो ये ZnO मतलब जिंक का ऑक्साइड बन जा रहा है और CO2 गैस बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने दोनों केसेस में देखा, जिंक ऑक्साइड बन जा रहा है सल्फाइड से भी और कार्बोनेट से भी। अब जिंक ऑक्साइड से जिंक एटम हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड को हमने क्या किया, कार्बन से रिड्यूस करवा दिया, तो फिर ये क्या हुआ, Zn मेटल मिल गया और CO गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया। तो इससे इस तरीके से जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके सल्फाइड और कार्बोनेट्स को सबसे पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, फिर उनको कार्बन से रिड्यूस करवा देंगे, तो क्या होगा, मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो भी है बाहर निकल जाएगा। अब अगला जो है टॉपिक है बिसाइड्स कार्बन कोक, यूजिंग कार्बन कोक टू reduce metal oxide to metal. Sometimes displacement reaction also be used. The highly reactive metal such as sodium, calcium or aluminum etc. are used as reducing agent because they can displace metal lower of reactivity series from their compound. For example, manganese oxide is heated with aluminum powder and the following reaction takes place. जैसे कि इसको ऑक्साइड फॉर्म में है ऑलरेडी या फिर कन्वर्ट हमने कर लिया, फिर एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके साथ रिएक्शन करवा दिया, तो मैग्नीज मेटल हमें मिल गया और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया है और हीट जो रिलीज हुआ है तो वो रिलीज हुआ है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्जोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी हो गया और इससे मेटल भी मिल जा रहा है, तो ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, ठीक है, और so large that metals produce in the molten state. In fact, reaction of iron 3 with iron 3 जैसे कि इसको बोलते हैं Fe2O3 with aluminum is used to join railway tracks, cracked machine parts और reaction is known as Thermit reaction, ठीक है।
इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है कि जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये क्या करता है, आयरन मेटल में चेंज हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और हीट निकलता है। तो इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइंट करने के लिए, फिर इसके क्रैक्स को ज्वाइंट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन से रेलवे ट्रैक्स जनरली, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये जो रिएक्शन है आपको 11th-12th में भी पढ़ने को मिलेगा, और आप इंजीनियरिंग करोगे तो ये तो पूरी चैप्टर आपको मिलेगी थर्मिट रिएक्शन की, इसकी यूजेज, इसकी टाइप्स, किस टाइप से होता है उसका रिएक्शन, इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो ये जो रिएक्शन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके Fe में चेंज हो जाता है, Al2O3 में चेंज हो जाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। लोअर का देख लिया, मिडिल का देख लिया, अब टॉप में देखेंगे एक्टिविटी सीरीज में। जो टॉप में, द मेटल्स हाई अप इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For examples, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminum, etc. to the respective metals. मतलब नहीं हो सकता इसमें कि कार्बन से रिड्यूस कर सकें। This is because these metals have no affinity for oxygen than carbon। मतलब इसका एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है। These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium, calcium are obtained by electrolysis of molten chlorides, of their molten chlorides. The metals are deposited at cathode, negatively charged electrode को cathode बोलते हैं। Whereas chlorine is लिबरेटेड, जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाता है। एट द एनोड द पॉजिटिवली चार्ज, एनोड को पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड होता है उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, कैथोड के पास क्या होगा, जो हमारे पास मेटल होगा जैसे कि सोडियम, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में चेंज हो जाएगा, और एनोड पे क्या होगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, तो Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, रिलीज करेगा। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड एबव आर नॉट वेरी प्योर। अभी प्योर फॉर्म में वो नहीं आया है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन मेटल्स। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योरिटीज इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड electrolytically. In this process the impure metal is made up of anode and a thin strip of pure metal is made up of cathode। मतलब जो impure metal होता है एनोड बनाते हैं उसको लाते और उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। उसके द apparatus is set up as shown, नीचे दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा। On passing current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. The equivalent amount of pure metal from electrolytic is deposited at cathode. The soluble impurities go down into, whereas insoluble impurities settle down at the bottom। ठीक है, जैसे आपके पास एक ये है कैथोड और ये है एनोड। यहाँ पे एनोड पे प्योर मेटल, यहाँ पे इम्प्योर मेटल लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर का हमें एक्सट्रैक्शन करना है, तो कॉपर एनोड से क्या हो रहा है, कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होता जा रहा है, और जो इम्प्योरिटीज है नीचे सेटल डाउन होती जा रही है। एनोड मोड इसको बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसी मेटल का सॉल्यूशन होगा। अगला जो टॉपिक है वो है कोरोजन। ये तो हमने पढ़ रखा है इसके पहले वाले टॉपिक में भी, अभी चैप्टर में भी। इसमें एग्जांपल्स देख लेंगे कोरोजन का, और एक केस स्टडी देख लेंगे। सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक, जो सिल्वर आर्टिकल होते हैं ब्लैक हो जाता है ड्यू टू कोरोजन आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर के साथ रिएक्शन करता है इन एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, HgS बन जाता है। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोट। कॉपर पे ग्रीन कोट हो जाता है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेयर बना लेता है, और सिल्वर ब्लैक हो जाता है आफ्टर रिएक्टिंग विद सल्फर। ठीक है। आयरन एक्सपोज टू मॉइस्ट फॉर लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैश की ब्राउन कलर का कोट बना लेता है कॉल्ड रस्ट। इट इज ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू रस्टी नेल्स जो है उसको हमने एक सॉल्यूशन में डुबा रखा है वाटर में, और यहाँ पे जो रस्टी नेल्स हैं उसको हम वाटर में डुबा रखा है हमने, लेकिन एयर को प्रिवेंट कर रखा है बाय ऑयल, तो इसमें रस्ट नहीं लगा है। ठीक है, इसमें रस्ट लग गया है। और इसी नेल को फिर हमने ड्राई एयर में रखा है, तो इसमें भी रस्ट नहीं लगा है। ड्राई एयर के लिए हमने क्या किया है कि एनहाइड्रोस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा है ड्राइंग एजेंट की तरह पे, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रखा है, तो ये भी रस्ट इसमें नहीं लगा है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing, making alloys, galvanizing मेथड ऑफ ये आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेथड था। स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक का थिन लेयर कोट कर देने से। गल्वेनाइजिंग आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इफ द जिंक कोट इज ब्रोकन। Alloying is a very good method of improving the properties of method। उसको alloy बना दो। We can get a desired property by this method। For example, iron is most widely used metal, but it is never used in pure state। This is because pure iron is very soft and stretchable when hot, but when mixed with a small amount of carbon, it called as a steel। और स्टील जैसे कि आपको पता है माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील, ये सारे स्टील्स होते हैं। तो इसी का प्रॉपर्टीज दे रखा है और कुछ इसमें खास है नहीं। एक यहाँ पे केस स्टडी दे रखा है कि गोल्ड को भी इम्प्योर करते हैं, प्योर फॉर्म में यूज करके उसको ज्वेलरी नहीं बनाते हैं, जैसे प्योर गोल्ड नॉन एज 24 कैरेट गोल्ड, वेरी सॉफ्ट होता है, देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। तो क्या करते हैं 22 कैरेट गोल्ड बनाते हैं हम, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, मतलब 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड और 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर एलॉइंग एलिमेंट डालते हैं, तो 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड का हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। और यहाँ पे एक और केस स्टडी दे रखा है कि आयरन पिलर at Delhi Qutub Minar and wonder of ancient Indian metallurgy, iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by iron workers of India। They had developed a process which prevent from rusting। आज तक उसमें rust नहीं हुआ। For its quality of rust resistance it has been examined by scientists from the parts of the world। iron pillar 8 मीटर हाई है और इसका वेट है 6000 kg। तो आज तक इसमें रस्ट नहीं लगा है, बहुत जगह के साइंटिस्टों द्वारा स्टडी किया गया है। तो ये जो हमारा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये यहीं पे एंड होता है। ये इसका पार्ट 2 था। लेक्चर काफ़ी बड़ा रहा, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और इसका जो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको भी 2 लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड 2। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ।